नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला है हमारी खास पेशकश खबर दिन भर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया और ज्ञान भारतम पोर्टल का भी शुभारंभ किया। नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ज्ञान भारतम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया और देश के बौद्धिक और सांस्कृतिक विस्तार को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल जो है ये उनकी मानी जा रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ भी किया, जो एक समर्पित डिजिटल मंच होगा। इसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों को डिजिटलकरण करना, संरक्षण और उन्हें सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाना है। यानी कि अब ये सारी चीजें आपको डिजिटल के रूप में उपलब्ध हो जाएंगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के पास हजारों वर्षों पुरानी ज्ञान परंपरा है, जो विज्ञान, गणित, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, दर्शन, साहित्य और धर्म जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अमूल्य योगदान करती है। उन्होंने ये भी कहा कि यह आवश्यक है कि आने वाली पीढ़ियां इस समृद्ध धरोहर से परिचित हों और उसका लाभ जो है वो उठा सकें। आपको बता दें कि ज्ञान भारतम पोर्टल के माध्यम से अब देश विदेश के शोधकर्ता, विद्यार्थी और आम नागरिक इन सभी चीज़ों का और ग्रंथों का जो है वो डिजिटल रूप में अपना उपयोग कर सकेंगे और इसको देख सकेंगे। ये मंच न केवल ज्ञान के प्रसार में सहयोग माना जा रहा है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विस्तार को संरक्षित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने तकनीक के उपयोग को संरक्षित और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है और कहा है कि यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन को भी एक दिशा जो है वो प्रदान करेगी। भारत के लोगों ने विश्व के बड़े बड़े पुस्तकालय बना दिए थे, लाइब्रेरीज बना दी थी। आज भी भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युस्क्रिप्ट संग्रह है। करीब 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास है। अब 1 करोड़ आंकड़ा कम नहीं है साथियों। इतिहास के क्रूर थपेड़ों में लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स जला दी गई, लुप्त हो गई, लेकिन जो बची है वो इस बात की साक्षी है कि ज्ञान, विज्ञान, पठन पाठन के लिए हमारे पूर्वजों की निष्ठा कितनी गहरी थी, कितनी व्यापक थी। भोजपत्र और ताड़पत्र से बने नाजुक ग्रंथ, ताम्रपत्र पर लिखे गए शब्दों में मेटल कोरोजन का खतरा, लेकिन हमारे पूर्वजों ने शब्दों को ईश्वर मानकर अक्षर ब्रह्म भाव से उनकी सेवा की। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार उन पोथियों और पांडुलिपियों को सहेजते रहे। ज्ञान के प्रति अपार श्रद्धा, आने वाली पीढ़ियों की चिंता, समाज के प्रति जिम्मेदारी, देश के प्रति समर्पण का भाव, इससे बड़ा उदाहरण कहां मिलेगा। साथियों, भारत की ज्ञान परंपरा आज तक इतनी समृद्ध है क्योंकि इसकी नींव 4 मुख्य पिलर्स पर आधारित है। पहला, प्रिजर्वेशन, दूसरा, इनोवेशन, तीसरा, एडिशन और चौथा, एडेप्टेशन। साथियों, अगर मैं प्रिजर्वेशन की बात करूं तो आप जानते हैं हमारे यहां सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों को भारतीय संस्कृति का आधार माना गया है। वेद सर्वोपरि है। पहले वेदों को श्रुति के आधार पर अगली पीढ़ी को दिया जाता था और हजारों वर्षों तक वेदों को बिना किसी त्रुटि के, ऑथेंटिसिटी के साथ प्रिजर्व किया गया। हमारी इस परंपरा का दूसरा पिलर है इनोवेशन। हमने आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और मेटलर्जी में लगातार इनोवेट किया है। हर पीढ़ी पहले से आगे बढ़ी
और उसने पुराने ज्ञान को और वैज्ञानिक बनाया। सूर्य सिद्धांत और वराहमिहिर संहिता जैसे ग्रंथ लगातार लिखते जा रहे हैं और नया ज्ञान उसमें जुड़ता रहा है। हमारे संरक्षण का तीसरा पिलर है एडिशन, यानी हर पीढ़ी पुराना ज्ञान संरक्षित करने के साथ साथ नया कंट्रीब्यूट भी करती थी। जैसे कि मूल वाल्मीकि रामायण के बाद कई रामायण लिखी गई, रामचरितमानस जैसे ग्रंथ हमें मिले, वेदों और उपनिषदों पर भाष्य लिखे गए, हमारे आचार्यों ने द्वैत अद्वैत जैसी व्याख्याएं दी। साथियों, इसी तरह चौथा पिलर है एडप्टेशन, यानी हमने समय के साथ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के भी किया और जरूरत के अनुसार खुद को बदला भी। हमने डिस्कशन पर जोर दिया, शास्त्रार्थ की परंपरा का पालन किया, तब समाज ने अप्रासंगिक हो चुके विचारों का त्याग किया और नए विचारों को स्वीकार किया। मध्यकाल में जब समाज में कई बुराइयां आई तो ऐसी विभूतियां भी आई जिन्होंने समाज की चेतना को जागृत रखा और विरासत को सहेजा, उसे संरक्षित किया। साथियों, राष्ट्रों की आधुनिक अवधारणा से अलग भारत की एक सांस्कृतिक पहचान है, अपनी चेतना है, अपनी आत्मा है। भारत का इतिहास सिर्फ सल्तनतों की जीत हार का नहीं है। हमारे यहां रियासतों और राज्यों के भूगोल बदलते रहे, लेकिन हिमालय से हिंद महासागर तक भारत अक्षुण्ण रहा, क्योंकि भारत स्वयं में एक जीवंत प्रवाह है जिसका निर्माण उसके विचारों से, आदर्शों से और मूल्यों से हुआ है। भारत की प्राचीन पांडुलिपियों में, मैन्युस्क्रिप्ट में हमें भारत के निरंतर प्रवाह की रेखाएं देखने को मिलती है। ये पांडुलिपियां हमारी विविधता में एकता की घोषणा पत्र भी है, उद्घोष पत्र भी है। प्रधानमंत्री मोदी कल मणिपुर का दौरा करेंगे, वहीं 2023 की हिंसा के पीड़ितों से भी मिलेंगे। मणिपुर में जातीय संघर्ष के 2 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास परियोजना का उद्घाटन करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। राज्य के मुख्य सचिव ने कहा कि यह यात्रा राज्य में शांति, सामान्य स्थिति और विकास का मार्ग जो है वो आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मणिपुर का दौरा जो है वो करने वाले हैं, जो इनका 2 साल बाद बताया जा रहा है। 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद ये उनकी पहली मणिपुर यात्रा होगी, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की जान जो है वो चली गई थी। पिछले 2 सालों में विपक्ष ने प्रधानमंत्री पर इस हिंसा के बात करने पर जो है कई सारे सवाल उठाए थे और निशाना जो वो साधा था। उन्होंने संघर्ष प्रभावित पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति का व्यक्तिगत रूप से जायजा लेने के लिए राज्य का दौरा नहीं किया। ये बात लगातार विपक्ष पिछले 2 सालों से कहते हुए आ रहा था। मणिपुर के मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री 13 सितंबर को 8,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए यहां पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले चूराचंदापुर पहुंचेंगे, जहां वे जिले के कुछ आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जातीय हिंसा में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक चूराचंदापुर में तकरीबन 7,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला जो है वो रखेंगे। उनके दौरे से ठीक 2 दिन पहले गुरुवार को शहर में फिर से झड़प हुई थी, जहां कथित तौर पर अज्ञात उपद्रवियों ने कार्यक्रम के लिए तैनात की गई सजावट में तोड़फोड़ की और उसे हटा दिया था। शिलान्यास समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी राज्य की राजधानी इम्फाल में भी तकरीबन 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आपको बता दें कि जनसभा को भी संबोधित करेंगे। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण ली है। यह शपथ ग्रहण उन्होंने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में जो है वो शपथ दिलाई।
चुनाव जीतने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से जो है वो इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति कार्यालय ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार जो है वो सौंपा। आज के शपथ ग्रहण समारोह में जो तस्वीरें निकल कर सामने आई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई केंद्र के मंत्री जो हैं वो मौजूद रहे। वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी समारोह में मौजूद रहे, जिनकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उनके ये उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद जो है ये उनका पहला सार्वजनिक उपस्थिति मानी जा रही है। हालांकि इसी बीच कांग्रेस पार्टी के भी तमाम नेताओं ने इस समारोह का वॉकआउट किया। राहुल गांधी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनका ना आना कई सारे सवाल जो है वो खड़े करता। बीजेपी ने इसको लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि उनके पास छुट्टियां मनाने का तो समय है, लेकिन संवैधानिक समारोह में शामिल होने का समय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास मलेशिया जाने का समय है, लेकिन वे उपराष्ट्रपति चुनाव के शपथ ग्रहण समारोह में जो है शामिल नहीं हुए। बीजेपी ने इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से भुनाने की कई ज्यादा कोशिश की है और कहा है कि राहुल गांधी अक्सर संसद में कार्रवाई में जो है वो गायब रहते हैं और जब देश के महत्वपूर्ण अवसर आते हैं तो वो मौजूद नहीं होते। इससे विपक्षी गठबंधन की एकता और गंभीरता पर भी कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से सफाई जो है इस मामले में दी गई, जिसमें राहुल गांधी किसी निजी कारण से अनुपस्थित थे, ये हवाला कांग्रेस की ओर से दिया गया। In the name of God, Do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. Congratulations. अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जो है सवाल उठाए। उनका कहना रहा कि प्रदेश में न सिर्फ डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं में तेजी आई है, बल्कि उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा पर भी जो है चिंता जताई है और कहा है कि प्रदेश में महिला असुरक्षित महसूस कर रही हैं। साथ ही उन्होंने उपचुनाव का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में गन पॉइंट पर वोटिंग कराई गई, जो लोकतंत्र की मर्यादा को खिलाफ बताया। सपा प्रमुख ने भाजपा की नीतियों और कार्यप्रणाली की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा की अंदरूनी लड़ाई को नुकसान जनता को हुआ है, नहीं जो है इन सब चीजों से कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ता। उन्होंने लखनऊ का 400 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का उदाहरण दिया, जिस पर जल्द ही गड्ढे पड़ गए और इसे भ्रष्टाचार का नतीजा बताया। साथ ही उन्होंने भाजपा नेतृत्व पर यह भी आरोप लगाया कि बेबी रानी मौर्य का राजनीतिक अपमान किया जा रहा है, जबकि उन्हें मुख्यमंत्री पद की संभावना के लिए आगे लाया गया था। अखिलेश यादव ने सिख समाज की बहुदारी को और बहादुरी का जो है यहाँ सम्मान किया है और कहा कि समाजवादी पार्टी पीडीए और सिख समुदाय के साथ जो है खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि सिख समाज ने देश की आन बान और शान के लिए अपना बलिदान दिया है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर सनातन धर्म की अवधारणाओं और परंपराओं को लेकर जनता को भ्रमित करने का भी आरोप लगा। सुनिए। नेताजी ने कोई सदस्य नहीं था, उसके बाद भी मंत्री बनाया था, कैबिनेट में साथ में रखा था। इस तरह का भी सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे। इनकी जो प्रतिभाएं हैं, जो बच्चे खेल कूद में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, जो प्रतिभाएं हैं, उनके लिए भी अगर विशेष सरकार मदद करेगी, सरकार की मदद से हम लोग इनको, उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तेजिंदर सिंह बिर्ड जी को, गुरप्रीत सिंह जाजी साहब को, देवेंद्र सिंह खालसा जी को, जगदेव सिंह जग्गा जी, सुरेंद्र सिंह जी, इकबाल सिंह चीमा जी को, कुलदीप सिंह भुल्लर जी को, पिंदर सिंह सिद्धू, प्रतिंदर सिंह, गुरवंश सिंह चीमा जी, राजेंद्र सिंह खैरा जी और हमारे बहुत पुराने समाजवादी आदरणीय सरदार
गुरदयाल सिंह जी और बड़ी संख्या में जो और साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, समाज से जुड़े हुए सभी प्रतिष्ठित साथी जिन्होंने आज कार्यक्रम सफल बनाया, मैं सबका धन्यवाद देता हूं। मुझे पूरा भरोसा है इनका सहयोग और समर्थन समय समय पे हम लोगों को मिलेगा। अभी इन्होंने बड़े पैमाने पे हम लोगों की मदद करके कई सीटों को जिताने का काम किया। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं उस नौजवान साथी का जिसने मुझे सम्मान से पगड़ी पहनाने का काम किया, सिमरन सिंह लाडी जी का। और इन्होंने बहुत से साथियों को पहनाया, बहुत से ऊंचे पद पे बैठे लोगों को भी पहनाया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हर क्षेत्र में आप गिरावट देखेंगे। जहां ये सरकार ये अच्छे दिन का वादा करके आए थे, डबल इंजन की सरकार कहते थे, अर्थव्यवस्था दुनिया में हमारी वहां पहुंच गई है, $1 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे। और वहीं गोंडा में ये पहली बार सुनने और देखने को नहीं मिल रहा है न्याय। मुझे याद है एक दिन रात में मैं टीवी देख रहा था और अचानक एक न्यूज फ्लैश हुई। कोई श्रीवास्तव परिवार था, उसको किसी ने गलत इंजेक्शन दे दिया प्रेग्नेंट महिला को, उसको लेकर के विवाद हुआ अस्पताल में, उसकी जान चली गई महिला की, पूरा विवाद हुआ वहां पर। और एक घटना नहीं, उत्तर प्रदेश में समय समय पे जगह जगह पे आप घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ये स्वास्थ्य केवल विभाग नहीं, अन्य विभाग भी पूरी तरीके से चौपट हो गए, लूट मची हुई है। और अगर कोई शिकायत भी करता है तो उस पर अन्याय करते हैं। जो डपट खाता हो डिप्टी सीएम, जो डपट खा करके काम करता हो डिप्टी सीएम, जिसकी अपनी खुद गाड़ी छिन गई हो, उसे क्या उम्मीद करोगे स्वास्थ्य विभाग ठीक होगा? हमारे देश में हर साल लाखों लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन यूपी के प्रयागराज में एक हैरान करने वाला जो है वो सामने निकल के आया। असल में मामला है क्या, अगर आपको बताएं तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। यूपीएससी की तैयारी कर रहा युवक अपनी जेंडर पहचान को लेकर गहरे संकट से गुजर रहा था, वहीं गलत रास्ते पर जो है चला गया, जिसने उसकी जान को भी जोखिम में डालने वाला कदम बताया जा रहा है, जहां उसने अपने प्राइवेट पार्ट को ही काट डाला। अमेठी जिले का रहने वाला 22 से 23 वर्षीय छात्र प्रयागराज में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। बचपन से ही उसे महसूस होता था कि उसका शरीर एक लड़के का है, लेकिन भीतर से वो खुद को लड़की मानता है। परिवार से वह ये बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि वह माँ बाप का इकलौता लड़का था। अपनी जेंडर पहचान बदलने की चाहत में उसने यूट्यूब पर सर्जरी संबंधित वीडियो देखी और बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह लिए एक झोला छाप डॉक्टर से संपर्क किया। उसके कहने पर छात्र ने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन और सर्जिकल ब्लेड खरीदा और अकेले ही कमरे में संवेदनहीनता से अपना प्राइवेट पार्ट काट दिया। यह खबर सुनने में आपको काफ़ी चिंता में डाल देगी कि आखिरकार इसके पीछे उसकी क्या मंशा रही होगी। ये मामला जेंडर डायस्फोरा क्या है और ये युवक एक बीमारी से जो है पीड़ित है, जिसको जेंडर डायस्फोरिया कहा जाता है। आपको बता दें कि जेंडर डिस्फोरिया एक स्थिति है जहां किसी व्यक्ति की मानसिक और आंतरिक पहचान उसके शारीरिक लिंग से मेल नहीं खाती। इसके इलाज में काउंसलिंग, मनोवैज्ञानिक समर्थन, हार्मोनल थेरेपी और विशेषज्ञों की देखरेख में की जाने वाली सर्जरी जो है वो शामिल होती है। लेकिन बिना विशेषज्ञ की अनुमति और जांच के खुद से सर्जरी जैसी कोशिश करना जानलेवा साबित हो सकता है। भारतीय समाज में अभी भी जेंडर पहचान और ट्रांसजेंडर समुदाय को लेकर समझ और संवेदनशीलता की कमी है। परिवार और समाज अक्सर ऐसे व्यक्तियों की भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, जिससे वे अकेलापन और मानसिक तनाव से महसूस करते हैं। बचपन से ही अपनी पहचान को नकारे जाने की वजह से ये छात्र गहरी उलझन में और अवसाद में चला गया था। यह घटना समाज और स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों के लिए एक चेतावनी है। मंगलवार की रात में हमारे पास एक बच्चा आया जो कि घायल अवस्था में, एक लड़का है जो यंग है, 20-22 साल के आसपास उम्र है उसकी। और अभी जो उस दिन आया था जिस हालत में, उसके प्राइवेट पार्ट से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था और कटा हुआ था।
प्राइवेट पार्ट को उसने काट लिया था। जब हमने हिस्ट्री ली बात की तो पता चला कि उसने लोकल इंजेक्शन लगा करके किसी की सलाह पर और उसने अपने प्राइवेट पार्ट को काट लिया था सर्जिकल ब्लेड से। काफ़ी डैमेज कर लिया था, काफ़ी खून बहा था। उसके परिवार के लोग मतलब जानने वाले लोग लेकर के आए थे। बाद में जब हमने उसकी प्रॉपर डिटेल ली तो उसने बताया कि उसको ऐसा लगता है कि वह एक गलत सेक्स में रह रहा है, मतलब वो लड़का है लेकिन उसको ऐसा लगता है कि उसको लड़की होना चाहिए था। उसकी आवाज़, चाल ढाल या तमाम चीज़ों से ऐसा लगता है कि नहीं मैं लड़की हूँ और लड़का बन के लड़के के रूप में हूँ। तो इसलिए उसने किसी से राय ली और किसी ने गलत राय दी, एक तरह से गलत सलाह दी और उस सलाह में उन्होंने ये कह दिया कि आप अगर लोकल इंजेक्शन लगा करके ये कर लेते हैं तो फिर वो जो है दिक्कत हो जाती है। आप ऐसा करिए कि आपने खुद से अगर ऐसा कर लेंगे, इंजेक्शन लगा करके कट कर लेंगे तो आपका जो डिजायर्ड सेक्स चेंज है वो हो जाएगा, जबकि ये गलत है, सरासर गलत है। संगमनेर प्रयागराज में एक हैरान करने वाला मामला है। दरअसल एक यूपीएससी की तैयारी करने वाले युवा ने अपने से अपने प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन कर डाला। दरअसल उसे 14 साल की उम्र में ही एहसास होने लगा कि उसमें लड़कियों वाले गुण है और इसी वजह से वो परेशान रहने लगा। इस बीच में किसी डॉक्टर के संपर्क में आया और उस डॉक्टर की सलाह पर उसने इस तरह का कदम उठाया। हालांकि ये कदम उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता था, क्योंकि जिस तरह से उसने खुद उस प्राइवेट पार्ट को काटा उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। आसपास के लोगों की मदद से उसको यहाँ के एक सरकारी अस्पताल सारण में भर्ती कराया गया। डॉक्टर भी देख करके इस तरह की घटना को हैरान हो गए। उन्होंने हालांकि अब उसकी जान बचा ली है, लेकिन जो कहानी निकल कर आ रही है वो काफ़ी हैरान करने वाली है। ये जो युवक है वो बता रहा है कि उसको अपने अंदर लड़कियों जैसी फीलिंग होती है और इसी वजह से वो पशुपेश में था और वो इसी वजह से अपने प्राइवेट पार्ट को उसने अपने से ही ऑपरेशन करके निकालने की कोशिश की। जिस तरह से घटना हुई, हालांकि लड़का अभी भी जो उसकी फीलिंग है वो जाहिर कर रहा है। उसने जिस तरह से बातचीत करता है, जिस तरह से उसने अपनी भावनाएं व्यक्त की है, उससे कहीं ना कहीं अब डॉक्टर भी पशुपेश में, हालांकि डॉक्टर ने उसकी जान ज़रूर बचा ली है, लेकिन जिस तरह से एक लड़के ने लड़की बनने की कोशिश में इस तरह का कदम उठाया वो अब एक तरह से सवाल खड़े कर रहा है। अब उस डॉक्टर के बारे में भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उसने इस तरह की सलाह इसको क्यों दी। अब उसके परिवार के लोग आ चुके हैं, उसकी काउंसलिंग की जा रही है और चूँकि वो मेधावी छात्र है, पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ आया था, रूम लेकर रह रहा था, अब उसकी काउंसलिंग की जा रही है और आगे आने वाले दिनों में जो उसकी इच्छा है लड़की बनने की वो कितनी पूरी हो पाएगी, मेडिकल उसमें कितना मदद कर पाएगा, इसका ज़रूर इंतज़ार रहेगा। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। खबर दिन भर पर जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा संदेश। सच्चाई से कभी डरे मत, ये उजाला बनकर चमकती है। झूठ की परछाई तिनको सी है जो समय पर टूट जाती है। नमस्कार।